का एक टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मनसबदारी व्यवस्था या मनसब सिस्टम, मनसबदारी प्रथा भी इसे कहते हैं। देखिए, इसमें मनसबदारी क्या है, क्या उद्देश्य हैं, क्या इसका मतलब चरण विकास का चरण हुआ जो है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मनसबदारी प्रथा जो है अकबर के शासन काल के दौरान शुरू की गई है। यानी ये समझिए एक तरह से अकबर द्वारा ही शुरू की गई मनसबदारी प्रथा जो है मुगल साम्राज्य की एक प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता। अब मुगल प्रशासन में जो है मनसब, अर्थात मनसब का मतलब होता है पद, स्थिति, प्रतिष्ठा। यानी मनसब का मतलब समझिए एक तरह से यानी पद, स्थिति और प्रतिष्ठा। पद जो है ये जो है एक तरह से सरकारी पद नाकुरम जिसे कहते हैं, मतलब के अनुसार मतलब जो है इसका एक धारक मनसबदार, यानी जो है मनसबदार यानी मनसब जो था जो है एक तरह से सरकारी पद धारण करने वाले को मनसबदार कहते हैं, या फिर एक समझ ये है इसकी जो प्रतिष्ठा का एक सूचक। अब वहीं पर देखिए, मनसबदारी प्रथा का जो उद्भव होता है, जो उदय है, वो मध्य एशिया में हुआ था। एक विचारधारा के अनुसार जो है बाबर इसे उत्तर भारत से, यानी उत्तर भारत में मनसबदारी को लाया। वहीं पर देखिए इसी मतलब जो है, देखिए मतलब जो है, लेकिन इसका जो है मनसबदारी व्यवस्था को संस्थागत स्वरूप जो प्रदान करते हैं, वो जो श्रेय दिया जाता है वो है इसे अकबर को दिया जाता है। यानी कि जो है एक संस्थागत स्वरूप प्रदान अकबर ने किया। अब यहीं पर देखिए मतलब जो है अकबर ने ही इसे मुगल सैनिक संगठन और नागरिक प्रशासन का एक मूल अधिकार बनाया। इसको मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने क्या किया था, इसे मुगल सैनिक संगठन और नागरिक प्रशासन का जो है मूल आधार बनाया। अब मुगल साम्राज्य में मनसबदार जो है शासक समूह में आते, यानी कि जो है एक तरह समझिए मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मनसबदार शासक समूह में आते थे। ये बहुत एक रेपुटेटेड लोग थे, मतलब प्राय देखिए समूचे अमीर वर्ग है, जिसे अमीर वर्ग है, नौकरशाही की बात करते हैं और सैनिक के बड़े बड़े ओहदेदार लोग मनसब प्राप्त होता था। इनका देखिए मतलब जो है मनसबदार के अंतर्गत जितने भी अमीर वर्ग है, नौकरशाही की बात करते हैं, या फिर आप जो है सैनिक बड़े ओहदेदार को मनसब प्रदान किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न कालों में मनसबदारों की संख्या और उनके संगठनों ने भौतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासन को भी मतलब जो है एक तरह से मतलब जो है महत्वपूर्ण बनाया है। वहीं पर देखिए मतलब जो है साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। मतलब जो है मनसबदारी व्यवस्था ने क्या किया, देखिए एक तरह से मतलब जो है इसने संगठन ने जो है मनसबदारी व्यवस्था ने भौतिक दृष्टि से न केवल राजनीतिक प्रशासन को ही बल्कि साम्राज्य की मतलब अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। मुगल साम्राज्य के जो मनसबदार है अपने वेतन या तो नगद प्राप्त करते थे या फिर जागीर के रूप में इन्हें दिया जाता था। अब देखिए मतलब जो है इससे जो है वो भू राजस्व तथा सम्राट द्वारा अनुमत अन्य सभी प्रकार के करों की वसूली करने के अधिकारी होते थे। मतलब देखिए जिससे ये लोग मनसबदार जो है भू राजस्व प्राप्त करते थे और सम्राट की अनुमति से ही अन्य सभी प्रकार के करों की वसूली के अधिकारी होते थे। यानी मनसबदार समझ एक तरह से है, ये छोटा राजा को ही मान के चलिए आप। मनसबदार प्रथा जो है कृषि तथा जागीरदारी प्रथा का भी एक अभिन्न अंग थी। यानी कि कृषि और जागीरदारी का एक अभिन्न अंग थी। वहीं पर देखिए जो है अगर हम बात करते हैं इसकी जो मूलभूत विशेषता की बात करते हैं, इसकी विशेषता क्या थी वो देखिए आप यही करती है। मनसबदार नागरिक तथा सैनिक दोनों ही विभागों से संबंध होते थे। यानी मनसबदार का दायित्व नागरिक प्रशासन के प्रति भी था और मतलब ये सैनिक विभागों के प्रति होता था। मनसबदारों को ही नागरिक विभाग से
सैनिक विभाग में और प्रतिक्रम से स्थानांतरित या ट्रांसफर किया जाता था। मुगल मनसब का दोहरा स्वरूप होता था, यानी मुगल मनसब का दोहरा स्वरूप क्या होता था? देखिए, यह दो स्थितियों का परिचायक था या फिर एक तरह से दो स्थिति का मतलब एक तरह से जिम्मेदार था। यह एक का नाम है जात, यानी व्यक्तिगत पद, मनसबदार का मतलब समझिए। एक यह जात, जात का होता है मतलब यह उसका मतलब यह पर्सनल स्टेटस क्या है या डेजिग्नेशन क्या है, जात का मतलब। दूसरा का नाम सवार, यानी जात और सवार। सवार का मतलब अश्वरोही पद, घुड़सवार पद की बात करते हैं। यानी जात का जो मुख्य उद्देश्य जो होता था वो शासकीय पद अनुक्रम में मनसबदारों की स्थिति को बताता है। वहीं पर देखिए, यह स्थिति जो थी जात को एक संख्या के द्वारा इंगित या निर्देशित किया गया है, बताया गया है। ठीक है। अकबर के शासन काल के प्रारंभिक वर्षों में मनसब पद जो था 10 से लेके 5000 के सेनाओं को कमान की होते थे। मतलब समझिए है, मनसबदार अकबर के प्रारंभिक शासन काल में मनसबदार पद जो है 10 से लेकर 5000 की सेनाओं की कमान के होते थे। बाद में देखिए मनसब बढ़ता गया जो है, बाद में यह ऊंचे मनसब को 10,000 से बढ़ाकर 12,000 तक कर दिया गया था, लेकिन मनसबदार की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। अकबर के शासन काल से लेकर औरंगजेब के शासन काल तक उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली गई है। वहीं पर देखिए 1595 ईस्वी में के या 1595 के आसपास की हम बात करते हैं, अकबर के शासन काल में मनसबदारों की कुल संख्या 1803 थी। कितनी थी? 1803 थी। लेकिन औरंगजेब के शासन काल के अंत में, यानी औरंगजेब के शासन काल के अंत में आते आते इनकी संख्या जो है 14,449 हो गई। यानी मनसबदार देखिए जो है, जहां अकबर के शासन काल की हम बात करते हैं वहां पर 1803 थी, और औरंगजेब के शासन के अंत तक आते आते जो मनसबदारों की संख्या 14,449 हो गई। अब एक तरह सैद्धांतिक रूप से हम बात करते हैं, सैद्धांतिक रूप में सभी मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। यानी जो है, जो मुगल सम्राट था वो सारे मनसबदारों की नियुक्ति करता था, और वही जो सैनिक सेवाओं में वीरता तथा योग्यता क्रम के आधार पर उन्हें पदोन्नति भी प्रदान करता था या की जाती थी। वहीं पर देखिए 500 जात से नीचे कि जो पद धारण करने वाले मनसबदारों को मनसबदार कहा जाता था। मतलब देखिए एक तरह से 500 जात से नीचे के पद धारण करने वाले को मतलब जो है एक तरह समझिए आप जो मनसबदार कहा जाता था। वहीं पर 500 से अधिक किंतु 2500 से कम पद धारकों को अमीर कहा जाता। मतलब समझिए जो 500 तक पद धारण करते थे वो मनसबदार कहलाते थे, यानी 500 से वो मनसबदार कहलाते। वहीं पर देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी जो है 500 से 2500 पद है वो अमीर कहलाते हैं, और 2500 से तथा इससे अधिक पद धारकों को अमीर ए उम्दा या अमीर ए आजम या उमराहा कहा जाता है, यानी उमरा कहा जाता है। नगद वेतन पाने वाले मनसबदार नगदी, जिसे कहते हैं नगदी के नाम से प्रसिद्ध, यानी जिनको जो है वेतन नगद मिलता था वो नगदी कहा जाता था। और वहीं पर जो है निर्धारित जागीर के जरिए वेतन पाने वाले को जागीरदार कहलाते थे, यानी जिसको एक निर्धारित जागीर के जरिए वेतन दिया जाता था उन्हें जागीरदार कहलाते थे। जागीरें सहज रूप से हस्तांतरणीय होती थी और किसी भी मनसबदार को लंबे समय तक एक ही जागीर को अपने पास रखने की अनुमति नहीं होती थी। कहने का मतलब जो है ये एक तरह से ट्रांसफरेबल होती थी। वहीं पर देखिए सामान्यतः जो है गृह प्रदेश यानी कि जागीर ए वतन, यानी गृह प्रदेश जिसे कहते हैं जागीर ए वतन में जागीर प्रदान नहीं की जाती। मतलब यह सामान्यतः गृह प्रदेशों में जागीर ए वतन में जागीरें प्रदान नहीं की जाती।
वहीं पर देखिए जागीर ए वतन अपवाद स्वरूप में ही प्रदान की जाती थी। यह केवल उन्हीं जमींदारों को प्राप्त होती थी जिनके पास मुगल साम्राज्य की स्थापना से पूर्व कोई राज्य होते थे। अब यहाँ पर देखें, जिनके पास मुगल साम्राज्य की स्थापना के पूर्व अपने राज्य होते थे, वहीं पर देखिए जो है मुगल साम्राज्य की जो अधीनता स्वीकार करने के उपरांत उन्हें जागीर ए वतन के रूप में उनके मूल राज्य प्रदान कर दिए जाते। मतलब समझिए, एक तरह से जो मतलब ये है, यानी एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं इसको हम, जो है देखिए एक तरह से है, राजपूत राजाओं को मुगलों की जो है, राजपूत राजाओं को जो मुगलों की जो है कर दिए जाते थे। उदाहरण स्वरूप इन राजपूत राजाओं को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के उपरांत उन्हें उनके ही राज्य जागीर ए वतन के रूप में प्रदान किए जाते। मैंने देखो पहले भी कहा, जागीर ए वतन उनका गृह प्रदेश नहीं दिए जाते, परंतु जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते थे जो राजा, उन्हें जागीर ए वतन के रूप में उनकी जागीर दे दी जाती। अब देखिए मनसब जो था अनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदार की मृत्यु या पदमुक्ति के उपरांत यह स्वतः ही समाप्त हो जाती थी, यानी कहने मतलब हेरिडेटरी नहीं थी। मनसबदार के पुत्र को नया मनसब प्रदान किए जाने के पर नए सिरे से कार्य आरंभ करना पड़ता। मनसबदार प्रथा जो थी, एक महत्वपूर्ण विशेषता आती है इसमें जाति प्रणाली। अब जाति प्रणाली क्या देखिए, जाति प्रणाली के अनुसार जब किसी मनसबदार की मृत्यु हो जाती थी तब उसकी सारी संपत्ति सम्राट द्वारा जब्त कर ली जाती थी। यह देखिए युक्ति इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि मनसबदार जनता का मनमाने ढंग से शोषण न कर सके। अब देखिए ये तो हमारी इसकी विशेषता हुई, इसमें देखिए क्या क्या क्रमिक परिवर्तन हुए, क्या क्या चेंज हुए। यानी मनसबदार प्रथा में जो है क्रमिक परिवर्तन क्या हुआ देखिए, यानी कि अब जो है मैं तो यह परिवर्तन की बात हो रही है, परिवर्तन क्या होगा इसमें देखिए। अब देखिए परिवर्तन के अंतर्गत देखिए आप जो है, हालांकि जो अकबर द्वारा प्रचलित मनसबदारी व्यवस्था कुछ प्रारंभिक परिवर्तनों के साथ अपने मूल रूप में उसी के उत्तराधिकारियों के काल में प्रचलित रही, परंतु उसके समय समय पर कुछ परिवर्तन और संशोधन भी होते रहे। जैसे कि जो है जहांगीर के शासनकाल में दो अस्पा सीएस, यानी कि जहांगीर काल में दो अस्पा की बात करते हैं हम, और वहीं पर सी अस्पा पदों का यानी मनसब के साथ जोड़ा जाने लगा। यानी जहांगीर के समय में शासन काल में दो अस्पा सी अस्पा जोड़ा जाने लगा। वहीं पर दो अस्पा और सी अस्पा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, प्रति मनसबदार सैनिक के ऊपर दो या दो से अधिक घोड़े रखना होगा। अब देखिए इस व्यवस्था का जो है उद्देश्य क्या था, इस व्यवस्था का उद्देश्य था मनसबदारों को अपने सवार पद से दुगने या उससे अधिक अश्वारोही रखने पड़ते थे। यानी दो अस्पा सी अस्पा का मतलब यह हो गया कि मतलब यह मनसबदार को अपने सवार पद से दुगने या उससे अधिक अश्वारोही रखने पड़ते थे। जब युद्ध होता उस समय काम में आते। अर्थात देखिए मनसबदार का सवार पद बढ़ाए बिना ही उनके द्वारा गठित सेना की संख्या बढ़ा दी गई। मतलब जो है दो अस्पासी से उनका मनसबदार या उनका जो है तनख्वाह ना बढ़ा करके जो है उन पे दूसरी जिम्मेदारी और डाल दी। मतलब जो है जो इतने सवार पद है उसके अनुसार में जितना मतलब जात है उतने सवार पद उससे डबल अश्वारोही उस पर रख दिए गए। मतलब यह है दो अस्पा या सी अस्पा पद प्राप्त होने वाले मनसबदारों को अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जाता था। इस प्रकार देखिए 3000 जात पद के मनसबदारों को दो अस्पा और सी अस्पा पद प्राप्त होने की वजह से अपनी जात से दुगने अर्थात देखिए अब जो है यानी कि 6000 अश्वारोही रखने पड़ते थे। यानी
जिसके पास 3000 का है उसको 6000 अश्वारोही रखने पड़ते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो है 2 अस्पा और सी अस्पा पद प्राप्त करने वाले मनसबदारों का सैनिक दायित्व और वेतन भी दुगना हो जाता। वहीं पर देखिए शाहजहां के शासनकाल में मनसबदारों में नए वेतनमान भत्ते और उनके द्वारा गठित की जाने वाली सेना की संख्या आदि के संबंध में कुछ नवीन नियमों का प्रतिपादन किया गया। अब नवीन नियम क्या क्या देखिए, मनसबदार जो है, मनसबदारों को जो जागीरें जो है एक तरह से प्रदान करने का जो उद्देश्य है, या मनसबदारों को जागीरें प्रदान करने के उद्देश्य से दीवान ए विजारत द्वारा प्रत्येक भू क्षेत्र से मतलब जो है प्राप्त होने वाले राजस्व को एक बही में इंगित किया जाता था, एक बही में लिखा जाता था, या एक पुस्तक में मतलब जो है दर्ज होता था। अब देखिए बही में विभिन्न भू क्षेत्र का निर्धारित आय का मतलब जमा का उल्लेख किया जाता था, और उन्हें मतलब जो है एक तरह देखिए मतलब जो है इस बही में ही है विभिन्न भू क्षेत्र निर्धारित जो आय है उसका उल्लेख होता था। और देखिए जिन्हें रुपए में नहीं बल्कि दामों में यानी कि जो है एक तरह से निर्दिष्ट किया जाता। दाम जो थे उस समय की मुद्रा की बात हो रही है। अब देखिए इनकी गणना 1 रुपए के लिए 40 दामों के हिसाब से की जाती है, यानी 1 रुपए में 40 दाम होते। अब यह दस्तावेज जमा दामी अर्थात दामों पर आधारित क्षेत्र की निर्धारित आय का प्रलेख कहलाता है, आय का प्रलेख कहलाता है। वहीं पर देखिए शाहजहां के शासन काल के दौरान जमा दामी अर्थात जागीर की आय उस काल के दौरान मूल्य वृद्धि के अनुसार बढ़ोतरी हुई। औरंगजेब के शासन काल में विशेषकर उच्च श्रेणियों के मनसबदारों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। बहुत बार क्वेश्चन आता है किसके शासन काल में उच्च श्रेणियों के मनसबदारों में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई, वो था हमारे औरंगजेब। वहीं पर देखिए मनसबदारों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि एक ऐसी शिकायत होने लगी कि उन्हें प्रदान करने के लिए कई जागीरें से नहीं रह गई थी, यानी कहते हैं जागीर संकट बढ़ गया था। अब इस संकट का इतना विकट हो गया था कि सम्राट और उसके मंत्री बार बार सभी नई भर्तियों को रोकने की सोचने लगे थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने की स्वीकृति प्रदान नहीं की। मनसबदारों की संख्या में अतिशय वृद्धि और जागीरों के अभाव ने जागीरदार और कृषि जन्य संकट को जन्म दिया। अब इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब के शासनकाल में परवर्ती दिनों में मनसबदारी व्यवस्था पतनोन्मुख होने लगी। अब देखिए मैंने आपको पूरा यह मनसबदारी में क्या